हाय फ्रेंड्स, मैं दीक्षा गौड़ करियर विज्ञान में आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अनीता की मधुमक्खियाँ चैप्टर का नाम है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अनीता के बारे में बताऊंगी। यहाँ से सीटेट में कई बार क्वेश्चंस बने हुए हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और फ्रेंड्स, ये ना केवल सीटेट के लिए इम्पॉर्टेंट है बल्कि केबीएस पीआरटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड, अगर आपने देखा होगा केबीएस का सिलेबस थीम सारी रख दी गई हैं उठा के, तो फ्रेंड्स ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आप ये मत समझिए सिर्फ ये सीटेट के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि ये मानिए कि ये केबीएस की आप तैयारी कर रहे हैं, केबीएस के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप केबीएस में पर्यावरण वाला पार्ट पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, आपको बिल्कुल पढ़नी ही पढ़नी है ये चीज़ें। तो फ्रेंड्स, अभी से आप अच्छे से अगर तैयार कर लेंगे तो केबीएस के लिए ये आपका ये पार्ट जो है एनसीईआरटी की बुक से जो ईबीएस पूछा जाएगा पर्यावरण अध्ययन, वो तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको वैसे चैप्टर बड़ा है तो मैं आपको ख़ास चीज़ें बताती चलूँगी। फ्रेंड्स, मैं बता दे रही हूँ अनीता जो है, अनीता के बारे में कुछ पहले मैं आपको जो एनसीईआरटी ने अपने बुक में लिखा है मैं आपको बता दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अनीता के बारे में बताती हूँ। देखिए, मेरा नाम अनीता कुशवाहा है। मैं मुजफ्फरपुर ज़िले के बोचाहा गांव में रहती हूँ, जो बिहार में है। मेरे घर में माँ, पिताजी और 2 छोटे भाई हैं। मैं स्कूल में पढ़ती हूँ और स्कूल के बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं मधुमक्खी पालने का काम भी करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये अनीता ने बताया है अपने बारे में कि ये कहाँ रहती है, मुजफ्फरपुर ज़िले के बोचाहा गांव में रहती हैं, पढ़ती भी हैं कॉलेज में और अपने से छोटे क्लास के बच्चों को पढ़ाती भी है। और इसलिए पढ़ाती हैं क्योंकि इनकी जो फ़ीस है वो इनके घर वाले गरीब हैं, नहीं दे पाते हैं, इसके लिए वो पढ़ाती थी। पर उससे भी इनका काम नहीं चल रहा था, तो ये मधुमक्खी पालने का काम शुरू कर दी ताकि ये आगे की पढ़ाई कर सके। ये चीज़ें इसमें बताई गई, पर मैं आपको जल्दी जल्दी आगे भी पढ़ के सुना दे रही हूँ, ठीक है। फ्रेंड्स, ये बोरिंग मत लीजिए बिल्कुल। आप जब एक कहानी के तहत कोई चीज़ें पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में लंबे समय तक बना रहता है। तो एक कहानी के तहत आप ये सोचिए कि आप मज़े के साथ पढ़ रहे हैं, तो मज़े के साथ आप उस कहानी सुनिए और पढ़िए, और जहाँ से इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताती चलूँगी। देखिए, इतना सब कर पाना मेरे लिए आसान नहीं था। जब मैं छोटी थी तब मैं दिन भर बकरियां चराती थी। मेरा भी स्कूल जाने का मन करता था, पर माँ पिताजी को लड़कियों का स्कूल जाना पसंद नहीं था। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि आज भी ये स्थिति बनी हुई है कि लड़कियों को स्कूल में नहीं जाने दिया जाता या उन्हें उनकी शिक्षा पे ज़्यादा जोर नहीं दिया जा रहा है। आज भी ये कंडीशन बनी हुई है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, स्कूल जाना एक सपना। एक दिन मैंने स्कूल के अंदर झांक कर देख ही लिया। बच्चों को देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और बच्चों की कतार में पीछे जाकर चुपचाप बैठ गई। मुझे बहुत अच्छा लगा। घर जाते ही मैंने हिम्मत करके माँ पिताजी को स्कूल के बारे में बताया। उन्होंने मुझे स्कूल जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। उस दिन मैं बहुत रोई। यह है अनीता कुशवाहा जी, यही हैं, ठीक है। मेरे गांव की एक टीचर ने माँ पिताजी को समझाया कि पढ़ाई करना कितना ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई पर कोई खर्च भी नहीं होता है। हाँ फ्रेंड्स, आप जानते हैं 8वीं तक की कक्षा को फ्री, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कर दिया गया है, आपको पता है, ठीक। पढ़ना तो सब बच्चों का अधिकार है। मुझे पता नहीं कैसे पर माँ पिताजी मान गए। मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। स्कूल में मैं बहुत ज़्यादा नंबर तो नहीं लाती थी, पर टीचर से सवाल बहुत पूछती थी। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये आप याद रखिएगा। उन्होंने बताया कि 8वीं तक की जो कक्षा है, 1 से लेकर 8वीं तक की जो कक्षा है वो फ्री कर दी गई है, आपको पता है, ठीक है। ये देखिए, स्कूल में देखते ही देखते 5 साल बीत गए। अब वो स्कूल जाने लगी और 5 साल बीत भी गए। मैंने 5वीं कक्षा पास कर ली। मुझे पता चला कि 6ठी कक्षा से खर्चा बढ़ जाएगा। माँ पिताजी ने कहा कि स्कूल छोड़ दो, पर मैं आगे पढ़ना चाहती थी। मैंने हल ढूंढ ही लिया। मैं अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी। उससे मुझे जो पैसा मिलते थे उनसे मैं अपनी आगे की पढ़ाई कर पाई। ये देखिए, इनके बारे में ये देखिए, अनीता कुशवाहा जी यही हैं, ये देखिए। और ये अपने छोटे बच्चों को पढ़ा भी रही हैं, देखिए। एक यादें, मुझे याद है कि गांव में कुछ बड़े लड़के भी बच्चों को पढ़ाते थे। उन्हें मेरा बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं आया। उन्होंने मेरे पास आने वाले बच्चों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। 2 बच्चों को छोड़कर सबने आना बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद बाकी बच्चे भी लौट आए।
क्योंकि मैं उन्हें प्यार से पढ़ाती थी। तो फ्रेंड्स ऐसा होता है कि जब कोई कंपटीशन में लग जाता है, जैसे एक ही काम को 2-4 लोग कर रहे हैं, तो उसके जो और बच्चे गाँव के पढ़ाते थे बड़े, उनको डर था कि जब इनके पास सारे बच्चे चले गए तो मेरे पास कौन आएगा पढ़ने, इसलिए वो डराते धमकाते थे। फ्रेंड्स ये देखिए इम्पॉर्टेंट तथ्य है, याद रखिएगा। सिर्फ सीटेट एग्ज़ाम नहीं, हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है संविधान की, तो उसमें भी ये इम्पॉर्टेंट है। जीके के तहत भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको बता दे रही हूँ। देखिए यहाँ देखिए, हर बच्चे का हक है कि वह 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई मुफ्त कर सके। क्या सभी बच्चों को यह अधिकार मिलता है? चर्चा करो। देखिए क्या है आरटीई अधिनियम 2009? यह 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। हाँ फ्रेंड्स, आरटीई अधिनियम 2009 के तहत यह कहा गया है कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उन्हें मुफ्त और अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाए। मतलब कि अनिवार्य रूप से मतलब उन्हें शिक्षा देनी ही देनी है, और वो भी फ्री में। तो यही कहा गया था ना, अभी आपने पीछे पढ़ा, 8 तक की जो शिक्षा है वह मुफ्त है। ठीक है, 8 तक की शिक्षा में ही 6 से 14 साल के बच्चे आ जाते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूं, ये अनुच्छेद 21A के अंतर्गत रखा गया है। अनुच्छेद ए के अंतर्गत रखा गया है। पहले अनुच्छेद 45 में रखा गया था, पर अब वहाँ से हटा के अनुच्छेद 21A में कर दिया गया है। ठीक है, जहाँ 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, ये बताया गया है। तो अब आप ये कहेंगे कि 45 में अगर हटा दिएगा 45 से, तो 45 में क्या है? तो फ्रेंड्स 45 में 0 से लेके 14 साल के बच्चों। और आप ये जान लीजिए, आरटीई अधिनियम जो है, आरटीई का फुल फॉर्म क्या है? तो राइट टू एजुकेशन। ठीक, राइट टू एजुकेशन इसका फुल फॉर्म होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ठीक है, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक, धीरे धीरे मैंने गांव वालों को समझाना शुरू किया कि सभी लड़कियों को स्कूल भेजें। घर में माँ पिताजी ने मेरी मदद करनी शुरू कर दी। घर का सारा काम मेरी माँ ही कर लेती थी। मुझे पढ़ने के लिए काफ़ी समय मिल जाता था। एक राज, इनके जीवन की जो राज है देखिए, मैंने किसी को बताए बिना मोटर बाइक चलाना भी सीखा। बहुत बार चोट लगी पर मज़ा आया। इनको देखिए, ये सीख रही है, इनको मोटर बाइक भी चलाना आता था। अब देखिए यहाँ जो है इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है ये इम्पॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, हमारे इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ है। क्या है? लीची के पेड़। ठीक, लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। ठीक, इसलिए यहाँ लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। तो बिहार में लोग ज़्यादातर क्या करते हैं? मुजफ्फरपुर ज़िले के लोग जो है वो मधुमक्खी पालन का काम करते हैं। ठीक है, और वहाँ लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। ऐसे जीके के तहत भी आपको पूछ सकता है जीके में कि लीची के पेड़ कहाँ पाए जा सकते हैं, तो बिहार ऑप्शन में दे देगा, तो बिहार वो सही हो जाएगा। ठीक है, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी यह काम कर लूँ। तब मैंने गांव में मधुमक्खी पालने के एक सरकारी कोर्स में भाग लिया। मतलब इसका कोर्स भी कराया जाता था, किस तरह से मधुमक्खियों को पाला जाएगा। कोर्स में भाग लेने वालों में मैं अकेली लड़की थी। ट्रेनिंग में मुझे पता चला कि अक्टूबर से, देखिए इम्पॉर्टेंट, अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। इम्पॉर्टेंट, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं। ऐसे पूछ लिया जाता है कि मधुमक्खियों के अंडे देने का समय क्या होता है, तो क्या होता है? अक्टूबर से दिसंबर, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने। ठीक, तो इसी में अंडे देती हैं, और इसीलिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ही मधुमक्खियों को पाला जाता है, क्योंकि शहद जिसको चाहिए, अंडे देंगे तभी शहद मिलेगा, है ना। तो ये भी पूछ सकता है कि अंडे देने का समय अक्टूबर से दिसंबर, या मधुमक्खी पालने का समय, तो भी अक्टूबर से दिसंबर। ठीक, ये देखिए, मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। ठीक, इम्पॉर्टेंट है ये फ्रेंड्स। अगर मैं चाहती तो जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ वही मैं आपको बता दूँ, लेकिन मैं आपको कहानी पढ़ के सुना रही हूँ ताकि आपको मज़ा आए और आप अस्थायी रूप से चीज़ों को याद रख सकें। देखिए,
अनीता मधुमक्खी पालक। ठीक, मैंने मधुमक्खी पालने का कोर्स कर लिया, लेकिन अपना काम शुरू करने के लिए मेरे पास रुपए नहीं थे। मैंने कुछ समय तक इंतज़ार किया और बच्चों को पढ़ाकर 5,000 रुपये बचाए। इन रुपयों से मैंने मधुमक्खी पालने के 2 बक्से खरीदे। ठीक, एक बक्से की कीमत 2,000 थी। बाकी बचे रुपयों से मीठा घोल बनाने के लिए चीनी और छत्ते को साफ करने के लिए दवाइयाँ खरीदी। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मधुमक्खियों को क्या पसंद आता है, मधुमक्खी पालन करते हैं तो उन्हें खिलाने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज की जाती है, तो मीठा घोल। ठीक, और मीठा घोल कैसे, चीनी घोल के उन्हें दिया जाता है। ठीक है, ये आप देख लीजिए, यही है अनीता जी और ये मधुमक्खी। ठीक है, ये देखिए, सितंबर का महीना था। दिसंबर तक मेरे पास इतनी मधुमक्खियाँ हो गई कि 2 बक्से कम पड़ने लगे। मैंने 2 बक्से और खरीदे। मुझे मधुमक्खियों के बारे में ज़्यादा अनुभव नहीं था। कई बार मधुमक्खियों ने मुझे काटा भी। इससे मेरा चेहरा और हाथ सूज जाते थे, दर्द भी बहुत होता था। पर कहती किससे, यह काम तो मैंने अपनी ही इच्छा से शुरू किया था। देखिए, इम्पॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से देखिएगा। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। कब खिलते हैं, फरवरी में। इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, लीची के फूल कब खिलते हैं, फरवरी में। ठीक है, लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। ठीक है, मैंने अपने चारों बक्सों को लीची के बगीचे में रखा। मुझे हर बक्से से 12 किलो शहद मिला। ठीक, जो मैंने बाज़ार में बेचा। मुझे अपनी पहली कमाई मिली। अब मेरे पास 20 बक्से हैं। ठीक, अब देखें, मैं रोज़ साइकिल से कॉलेज जाती हूँ। कॉलेज गांव से 5 किलोमीटर दूर शहर में है। अब जब मैं कॉलेज जाती हूँ तो माँ मधुमक्खियों के लिए चीनी का घोल तैयार करती हैं। पिताजी मधुमक्खियों की देखभाल करते हैं और बक्सों से शहद निकालते हैं। अब तक तो तुम भी अनीता को अच्छी तरह जान गए होगे। आसपास के सभी गांव के लोग उसे पहचानते हैं। वह गांव की सभी बैठकों में जाती है और लोगों को समझाती है कि पढ़ना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग तो उस पर हंसते भी हैं, लेकिन अनीता को अपना काम करना और वह करती है। हाँ फ्रेंड्स, अगर कोई हंसता है आपके काम से तो उसे हंसते दीजिए। आपका जो काम है आप अपना वो काम करते रहिए। अनीता होलसेलर बनना चाहती है, जिससे वह मधुमक्खी पालने वालों को शहद की सही कीमत दिलाने में मदद कर सके। फ्रेंड्स, ये देखिए, जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वो बता रही हूँ। देखिए, ये सब आपके काम का नहीं है, ये तो बच्चों के लिए है कि उनसे आप क्वेश्चन करिए। ये देखिए, हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। इम्पॉर्टेंट है, हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। कई बार पूछा गया है, जो अंडे देती है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन बनता है कि अंडे कौन सी मक्खी देती है, कौन सी मधुमक्खी, तो रानी मक्खी। रानी मक्खी का काम सिर्फ अंडे देना होता है। ठीक है, छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं। ठीक है, कुछ नर मक्खी होते हैं और कुछ बहुत सारी मक्खियाँ होती हैं जो काम करने के लिए होती हैं। वो सब मधुमक्खी अंडे नहीं देती, सिर्फ रानी मधुमक्खी ही अंडे देने का काम करती है। ये दिन भर काम करती हैं। कौन, जो और सारी मधुमक्खियाँ होती हैं, बहुत सारी काम करने वाली जो और मधुमक्खियाँ होती हैं, वो दिन भर काम करती हैं। काम क्या करती, देखिए, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है। उससे दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है। फ्रेंड्स, कभी आपने देखा होगा मधुमक्खी जो भुन 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 करती रहती हैं, ऐसे नाचती रहती हैं। तो वो इसीलिए वो करती हैं क्योंकि वो दूसरी मधुमक्खियों को बताना चाहती हैं कि हमें फूलों का रस मिल गया है। इससे वहाँ पे ढेर सारी मधुमक्खियाँ इकट्ठा हो जाती हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट रखिएगा। अंडे देने का काम कौन करती है, रानी मक्खी। और जो मक्खियाँ होती हैं वो सब क्या करती हैं, मतलब शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं, ये सब काम करती हैं। ठीक है, कि रस कहाँ है, वे रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। किसका, जो मधुमक्खियाँ रस इकट्ठा करने के लिए फूलों को इधर उधर ढूंढती हैं, वही छत्ता बनाने का काम भी करती। और बच्चों को
पालती भी है। बच्चों को पालने का काम भी सिर्फ इन्हीं का होता है। जो रानी मधुमक्खी होती है वो सिर्फ अंडा देने का काम करती है। ये ना हो तो छत्ता बने और ना ही शहद हो, ना तो छत्ता बने और ना ही शहद इकट्ठा हो पाए। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी ही रह जाती हैं। और देखिए इम्पॉर्टेंट क्या है, नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है नर मक्खी का क्या काम, तो कुछ खास काम नर मक्खी नहीं करते। ये देखिए मधुमक्खियों के अलावा और कौन से कीड़े हैं जो समूह में रहते हैं। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा गया। मधुमक्खियों की तरह ही चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटियां अंडे देती हैं, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। दीमक और ततैया भी इसी तरह समूह में रहते हैं। देखिए मधुमक्खियों की तरह चींटियां भी होती हैं, ये भी मिलजुल कर काम करती। देखिए चींटियों के बारे में देखिए, सभी चींटियों का काम बटा होता है। इसमें भी उसमें रानी मधुमक्खी अंडे देती थी, इसमें रानी चींटियां अंडे देती। चींटियों में रानी चींटी अंडा देती है और जो सिपाही चींटी होती है, आप जानते हैं सिपाही का काम होता है रखवाली करना, तो वो बिल का ध्यान रखती है और काम करने। और एक तरह और चींटियाँ होती हैं, एक जो काम करने के लिए होती है। काम करने वाली चींटी जो होती है वो भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है। और ये इम्पॉर्टेंट है, दीमक और ततैया भी इसी तरह समूह में रहते हैं। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि समूह में रहने वाले जीव बताइए, ठीक है। समूह में रहने वाले जो है तो कौन कौन से हो जाएगा, दीमक और ततैया और मधुमक्खी, ठीक। दीमक ततैया मधुमक्खी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। और ये इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सीटेट और केबीएस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस कई बार सीटेट में बने हुए हैं, तो आप बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा, इसे ध्यान से पढ़िएगा। इसलिए मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई है, ताकि कहानी के तहत जब आप कोई चीज़ सुनते हैं तो आपको ज़्यादा देर तक वो याद रहता है और मज़े भी आते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंडों तक भी शेयर करें, ताकि मैं अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकूँ। ओके बाय।